Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to study the electromagnetic oscillations and we will study them both qualitatively and quantitatively. पहले तो हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस हैं ये जनरेट कहाँ पर होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस के लिए हमें सबसे पहले ऑसिलेटर्स चाहिए होते हैं। ऑसिलेटर्स ऐसे सर्किट्स हैं जिसमें हम इंडक्टर और कैपेसिटर को इस्तेमाल करते हैं। ऐसा सर्किट जिसमें हम कैपेसिटर और इंडक्टर को यूज़ करेंगे और कैपेसिटर विल बी चार्ज कैपेसिटर और इंडक्टर को मिलाकर सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम एक सर्किट बनाएंगे तो ये हमारे पास एलसी ऑसिलेटर बन जाएगा। इस एलसी ऑसिलेटर में अब हमारे पास जो करंट है जब फ्लो करेगा तो इस करंट के फ्लो की वजह से ऑसिलेशंस जनरेट होंगी जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर मौजूद है जिसमें एक अदद सबसे पहले हम एक कैपेसिटर को लेंगे जिसकी कैपेसिटेंस C है और उसको हमने एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया है। जब हम उसको किसी बैटरी के साथ अटैच करेंगे तो करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा और ड्यू टू द पैसेज ऑफ करंट कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाएगा। ये आप पढ़ चुके हुए हैं। और जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो जाती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उस एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 Q²/C के साथ। इस ऑसिलेटर का मेन पर्पस क्या है कि इसमें जो ऑसिलेशंस जनरेट होती हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर की वजह से आती हैं, इसलिए हम उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस कहते हैं। अब जैसे ही ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है हम इसको सोर्स ऑफ ईएमएफ को हटा देते हैं और इसकी बजाय हम इसके साथ अटैच कर देते हैं एक अदद इंडक्टर को। और जैसे ही ये इंडक्टर इसके साथ अटैच होता है ये हमारे पास एलसी सर्किट की फॉर्म ले लेता है। अब इंडक्टर में फिलहाल कोई मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर नहीं है, लेकिन कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज है, उसमें फुल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर है। जैसे ही हम उसको इंडक्टर के साथ अटैच करते हैं इसमें से जो चार्जेस हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करना शुरू हो जाते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है आपके पास करंट जनरेट होना शुरू हो जाता है, कन्वेंशनल करंट। अब जब करंट इसमें जनरेट होगा तो इस करंट के जनरेट होने की वजह से या करंट के फ्लो करने की वजह से आपके पास क्योंकि ये करंट चेंज हो रहा है, जो चार्जेस हैं पहले एक आया फिर दूसरा आया फिर तीसरा आया तो ये करंट की वैल्यू 0 से I वैल्यू तक इंक्रीज हो रही है। ड्यू टू दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ईएमएफ जनरेट हो रही है और उस ईएमएफ की वजह से आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही है इस इंडक्टर में। यानी उस करंट की वजह से एक ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है, उस इंड्यूस करंट की वजह से अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है इस इंडक्टर में उस टाइम में। और हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है किसी भी इंडक्टर में उसका हमारे पास रिलेशनशिप होता है 1/2 Li²। अब ये जो ऑसिलेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं या जनरेट हो रही हैं इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस कहेंगे और इनको हम अब स्टडी करने वाले हैं क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली बोथ टाइप से। क्वालिटेटिवली हम इसको कैसे स्टडी करेंगे कि हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है ना करंट आपके पास कभी इंडक्टर में और कभी कैपेसिटर में और फिर कभी इंडक्टर में इस सर्किट में करंट के मूव करने की वजह से कैसे कभी मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। तो स्टेप 1 में इसको हम स्टेप वाइज चलेंगे क्वालिटेटिव ऑसिलेशंस को और उसके लिए हम देख लेते हैं। जैसे ही हमने इंडक्टर को इसके साथ अटैच किया तो हम उस टाइम पे लेते हैं t इज इक्वल टू 0। टाइम 0 था और उस टाइम पर सारी की सारी जो एनर्जी थी वो आपके पास वो थी जो कैपेसिटर के पास थी। कैपेसिटर के फुली चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिकल थी। जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपके पास जो चार्जेस हैं वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं और एक इंड्यूस करंट पैदा होना शुरू हो जाता है इस इंडक्टर में। आपके पास क्लॉकवाइज करंट एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है। उसकी वजह से क्लॉकवाइज करंट जो है वो इस इंडक्टर में पैदा होना शुरू हो जाता है, इंड्यूस करंट। उसकी वजह से एक इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। कुछ टाइम गुजरता है तो आपके पास जो टोटल एनर्जी थी इस कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो खत्म हो जाती है और इस इंडक्टर में मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे ही ये इंडक्टर मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर लेता है और कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0 हो जाती है
तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारे पास इस इंडक्टर में से करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, लेकिन अब जो करंट फ्लो होना शुरू होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में शुरू होता है। तो उसकी रीज़न क्या है कि जब आपके पास करंट यहाँ से आ रहा था और इसके सामने एक पॉजिटिव नॉर्थ पोल बन रहा था, तो इसमें से जो इंड्यूस करंट पैदा हो रहा था वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो रहा था। यानी अगर चार्ज कैपेसिटर की वजह से जो चार्ज हो रहा है आपके पास इंडक्टर या इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो रही है, तो ये देखें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब हम जाते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इंडक्टर जब ये इसमें खत्म हो गया चार्ज, अब इंडक्टर में पहले जो इंड्यूस करंट पैदा हो रहा था वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में था, यानी वो क्लॉकवाइज था। लेकिन अब क्या होगा आपके पास, अकॉर्डिंग टू लेंज़es लॉ, आपके पास जो इंड्यूस करंट होता है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज इज सच एज टू अपोज द चेंज दैट कॉजेज इट। तो अब आपके पास जो क्योंकि अब इंडक्टर में जो इंड्यूस करंट है वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि ये जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जीरो हुआ है ना, कैपेसिटर को दोबारा चार्ज मिल जाए, या करंट जो है वो दोबारा से इंक्रीज हो जाए। तो उसके लिए अब इसमें से जो करंट फ्लो करेगा ना वो आपके पास करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसकी वजह से कैपेसिटर की ये नीचे वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और ऊपर वाली जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इस तरीके से आपके पास चार्जिंग स्टेप 2 में स्टार्ट हो जाएगी। अगेन आपके पास सारी की सारी मैग्नेटिक एनर्जी जो है, करंट तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक मैग्नेटिक एनर्जी ज़ीरो ना हो जाए और कैपेसिटर फुली चार्ज ना हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये आपके पास कैपेसिटर जो है फुली चार्ज हो जाता है, लेकिन इसकी पोलैरिटी ऑपोजिट होती है। इसकी जो नेगेटिव वाली प्लेट थी अब पॉजिटिव वाली बन चुकी है और जो पॉजिटिव वाली चार्ज प्लेट थी वो नेगेटिव वाली बन चुकी है। थर्ड स्टेप में सेकंड स्टेप एंड कहाँ पर होता है, जब सारी की सारी मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आपके पास इंडक्टर की एनर्जी अब ज़ीरो हो जाएगी मैग्नेटिक एनर्जी, और कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। फिर आता है हमारे पास थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज होता है, ये अगेन यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस अब फ्लो करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा अब इसमें से करंट किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज। क्योंकि अब इसकी पॉजिटिव प्लेट, डाउन वाली जो प्लेट है, नीचे वाली ये जो प्लेट हमें नजर आ रही है ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ऊपर वाली प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि ये चार्ज हुआ है ऑन द एक्सपेंस ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द इंडक्टर। तो अब आपके पास जो करंट फ्लो करेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करने की वजह से इंडक्टर आपके पास दोबारा से मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करना शुरू कर देगा, और तब तक ये करंट फ्लो करता रहेगा जब तक इंडक्टर फुली मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर नहीं कर लेता और कैपेसिटर की एनर्जी ज़ीरो नहीं हो जाती। अब आपके पास अगेन स्टेप 3 के एंड पे क्या होगा कि कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे ही ये कंडीशन पैदा होगी, तो अगेन आपके पास कैपेसिटर की एनर्जी ज़ीरो होने की वजह से स्टेप 4 हमारा स्टार्ट होगा, जिसमें इंडक्टर में से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, और अब ये जो करंट होगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और उसके नतीजे में फिर कैपेसिटर की ऊपर वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और नीचे वाली प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तब तक ये सारा प्रोसीजर चलेगा जब तक इंडक्टर की एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं हो जाती और कैपेसिटर की एनर्जी जो है वो मैक्सिमम नहीं हो जाती। यानी फोर्थ स्टेप में अगेन हमारे पास कैपेसिटर जो है उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है और मैग्नेटिक एनर्जी ज़ीरो हो रही है। ये एक साइकिल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, यानी जहाँ से कैपेसिटर का आपके पास स्टार्ट हुआ था चार्जिंग की वजह से काम, वहीं पर हम वापस आ जाते हैं, और अब कैपेसिटर फुली चार्ज होने के बाद दोबारा से यहाँ से फिर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना शुरू होता है और इंडक्टर चार्ज हो में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होने लग जाती है और कैपेसिटर में एनर्जी जो है वो डिक्रीज होने लग जाती है। तो ये एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम होती है, कभी मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और अगर दरमियान में कहीं पर देखा जाए तो ये दोनों एनर्जीज जो है इनका सम जो है वो टोटल इक्वल होगा। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको बताते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस जनरेट हो रही हैं। यानी आप देख रहे हैं कि कभी आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो रही है, कभी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है, और ये आपके पास एक पूरा साइकिल बन रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी ऑसिलेट कर रही है बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑसिलेशंस जो एनर्जी की जनरेट हो रही है बिटवीन कैपेसिटर और इंडक्टर, वो एक कंप्लीट साइकिल बना देती हैं एलसी सर्किट में। तो वो टाइम जो रिक्वायर है इस एनर्जी की कंप्लीट वन ऐसी ऑसिलेशन के लिए, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी, या आप ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड के। तो आप अब ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं एफ इज इक्वल टू 1/t करके, जो कि आपके पास बराबर है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी।
क्योंकि यहाँ पर आपके पास L जो है इट इज़ द इंडक्टेंस और C इज़ द कैपेसिटेंस। मतलब जितनी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी उसके हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी आपके पास बनेगी। यानी अगर L की वैल्यू ज़्यादा है और C की भी ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी आपके पास ज़्यादा होगी। अगर इंडक्टर और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस कम है तो ये फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। इस किस्म के सर्किट को आप ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप इसको ऑसिलेटर या इसको रिसेप्टर भी कहते हैं। तो जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं, अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए ऐसे चलता रहेगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक में कन्वर्ट होती रहेगी, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होती रहेगी। एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ये सारी एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हम ऑब्वियसली हमने इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ वायर्स को भी अटैच किया हुआ है। तो जब करंट उसमें से फ्लो करता है तो उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है। हीटिंग इफेक्ट के नतीजे में पैदा होती है थर्मल एनर्जी। तो ये थर्मल एनर्जी जो है ये वेस्ट हो जाती है, ये डिसिपेट हो जाती है एनवायरनमेंट में। तो फिर क्या होता है आहिस्ता-आहिस्ता ये जो ऑसिलेशंस हैं ये डाई डाउन होना शुरू हो जाती हैं और फाइनली एक पॉइंट आएगा जहाँ पर कोई ऑसिलेशंस इसमें बाकी नहीं रहेंगी। रीज़न उसकी क्या है कि ये एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद ये खत्म हो जाएगी वो एनर्जी जो हमने दे दी है। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो फिर ये सेल्फ परपेचुएटिंग मशीन बन जाएगी। ये सेल्फ परपेचुएटिंग मशीन बन जाती है और सेल्फ परपेचुएटिंग मशीन में ये होता है सेल्फ परपेचुएटिंग मशीन में ये होता है कि आपके पास अगर एक दफ़ा फ्लो होना शुरू हो जाता है, एक एनर्जी आपने दे दी है तो वो हमेशा के लिए कायम रहेगी। लेकिन ये अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। नेचर के अगेंस्ट आप चल रहे हैं कि अगर आप एक किस्म की एनर्जी दे दें और वो हमेशा के लिए चलती रही, तो फिर इसमें तो देखिए ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गई, आपके पास हर वक़्त करंट जनरेट होता रहा, आपने सिर्फ़ एक इंडक्टर लगाया, एक कैपेसिटर लगाया, जो कि पॉसिबल नहीं। तो फ्रिक्शनल इफेक्ट्स बहरहाल मौजूद होते हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ कि हमारे पास अगर एक ऑसिलेटर मौजूद है और हम उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाह रहे हैं यानी कितनी क्वांटिटी है उस एनर्जी की और किस किस्म के ऑसिलेशन जनरेट होंगी, उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, फेज़ क्या होगा, वो हम अब मालूम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्किट वही जिसको हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वही मौजूद है जिसमें एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर मौजूद है जिसको हम एलसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर कह रहे हैं। इसमें जो ऑसिलेशंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर की वजह से जनरेट हो रही हैं, तो उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस कह रहे हैं। हमारे पास ये जब कैपेसिटर फुली चार्ज है तो इसकी जो एनर्जी है दैट इज 1/2 क्यू स्क्वायर ओवर सी है और जब हमने इसको सर्किट में लगा दिया है तो अब आपके पास जो इंडक्टर के साथ लगा दिया है तो इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी 1/2 एल आई स्क्वायर है। अब अगर हम इन ऑसिलेशंस की टोटल एनर्जी जानना चाहें तो ये टोटल एनर्जी होगी जी सम ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर एंड सम ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर एट एनी टाइम। हम किसी भी टाइम पर इसको ले रहे हैं तो हमारे पास ये देखिएगा कि अब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1/2 क्यू स्क्वायर ओवर सी की फॉर्म में लिखेंगे, मैग्नेटिक एनर्जी को 1/2 एल आई स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम इस एनर्जी को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम देखें कि चेंज कैसे आ रही है इसमें, तो दैट विल बी इक्वल टू डी यू बाई डी टी और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा ये हम कहते हैं कि Q जो है ये चेंज हो रहा है टाइम के साथ-साथ। इसी तरीके से यहाँ पर जो करंट है ये भी हमारे पास टाइम के साथ-साथ चेंज हो रहा है तो ये वेरिएबल इनके ऊपर अप्लाई होगा। हमारे पास आ जाएगा जी 1/2 Q ओवर C dQ बाई dt और इसी तरीके से अगर हम करंट पर देखें तो ये आएगा 2I di बाई dt, ये हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव। और जब हम सारी इक्वेशन और अब ये जो टोटल एनर्जी है ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ये हमेशा कांस्टेंट है क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि टाइम जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है तो वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। और फाइनली अब हमारे पास जो रिलेशनशिप बना है दैट इज जीरो इज इक्वल टू आई कहाँ से आया है ये जी डी क्यू बाई डी टी को हमने आई पुट किया है और क्यू बाई सी प्लस एल आई डी आई बाई डी टी, तो आई हमारे पास कैंसिल आउट हो जाता है यानी हम ये कह सकते हैं कि आपके पास करंट तो ज़ीरो नहीं हो रहा है तो ये जो फैक्टर्स मौजूद हैं डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई एल सी दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर हम
इस di/dt को इन टर्म्स ऑफ चार्ज लिखें तो I इज इक्वल टू dq/dt होता है। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ऑफ चार्ज प्लस q/lc इज इक्वल टू 0 बन जाता है। ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर भी कह देते हैं। और जब हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखते हैं तो वो हमारे पास बराबर होता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। यानी अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसका सॉल्यूशन हमें इस फॉर्म में मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो क्यू नॉट है दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द चार्ज वेरिएशन, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन, जबकि फाई जो है वो फेज एंगल है जिसके साथ वो हमारी वेव जो है वो मूव कर रही है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो चार्ज को हम इन टर्म्स ऑफ सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉज फंक्शन हमें बता रहा है कि ये ऑसिलेशन कोई वेव है। तो अब हम इसको पुट कर देते हैं इस इक्वेशन ऑफ मोशन में, यानी हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे इस क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई का, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/LC क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई विच इज इक्वल टू 0। जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट। फर्स्ट टाइम जब हम इसको लेंगे तो कॉस विल बी इक्वल टू माइनस साई ओमेगा टी, और साथ में हमारे पास माइनस का ओमेगा भी आएगा। और फिर जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, दोबारा इस फॉर्म में ये आ जाएगा, और साथ में आएगा क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो अब क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई कॉमन आ जाएगा और हमारे पास रह जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/LC। और ये क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई जो है, या तो ये इक्वल टू 0 है या ये रिलेशन इक्वल टू 0 है, तो हम कह देते हैं कि चार्ज तो 0 नहीं हो सकता, चार्ज तो मौजूद है। तो जो चीज 0 हो सकती है दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/LC इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है हम मालूम कर सकेंगे यहाँ से। Omega square is equal to 1/LC, then omega is equal to 1/LC अंडर रूट, और ओमेगा को जब हम 2 पाई एफ की फॉर्म में पुट करेंगे तो एफ विल बी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एलसी आ जाएगा। यानी ये वो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर की जो एलसी सर्किट में उनका मिलके बना हुआ है, और उसमें जो ऑसिलेशंस चल रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट एलसी के बराबर है। अब यानी जितना आपके पास इंडक्टेंस की वैल्यू होगी या कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो आपको बताएगी कि किस फ्रीक्वेंसी की ऑसिलेशंस जो है वो जनरेट होनी है। अब अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो रही है उस वक्त जब फाई यानी फेज एंगल जो है वो 0 है, तो फिर जो ये आपके पास रिलेशनशिप है ये किस तरीके से चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा, ये बन जाती है ना क्यू स्क्वायर ओवर 2c, तो क्यू की वैल्यू को हम पुट करेंगे क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, तो वो बनेगी क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसी तरीके से मैग्नेटिक एनर्जी जो इंडक्टर में स्टोर हो रही है उसके लिए हम लिखेंगे 1/2 Li स्क्वायर, आई विल बी इक्वल टू 2 टाइम हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी अगर हम सिंपल आई की वैल्यू लिखें d/dt क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, और इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर। तो जब आप डेरिवेटिव लेते हैं क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी का तो वो बनता है माइनस ओमेगा क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर। माइनस साइन जो है आपके पास खत्म हो जाएगा, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास जो मैग्नेटिक एनर्जी है, अगर हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1/LC जो हमने निकाली है वो पुट करते हैं तो हमारे पास बनती है क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी ओवर 2c। यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है कोसाइन फंक्शन पर, और जो हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है साइन फंक्शन पर, मतलब साइन ओमेगा टी पर। इससे हमें पता चाहिए चल रहा है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो मैक्सिमम तब होगी जब मैग्नेटिक एनर्जी 0 होगी, और हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी जब आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि ये कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। जिन वैल्यूज पर कॉस की वैल्यू 1 होती है उन पर साइन की वैल्यू 0 होती है। इस और इसके अलावा इन बिटवीन किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी टोटल एनर्जी एक जैसी ही हर वक्त। अब हम इसका एक प्लॉट बना लेते हैं, यानी एक हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास टाइम एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर हमारे पास एनर्जी है। तो हम देखते हैं कि वो टाइम जिस पे आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका जो फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है, उसकी वैल्यू है क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2c।
तो ये देखिएगा क्यू नॉट स्क्वायर ओवर 2c जो है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड बन जाएगा, जबकि ये जो रिलेशनशिप है जिसमें हमें ये इस तरीके से कर्व मिल रही है जो स्टार्ट हो रही है 0 पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है, तो ये हमारे पास वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्योंकि कॉस का जो फंक्शन है जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी तो दैट विल बी मैक्सिमम, क्योंकि कॉस 0 होता है 1, और जब ओमेगा टी की वैल्यू आपके पास 90 होगी तो कॉस 90 इज इक्वल टू 0। जब ओमेगा टी की वैल्यू आपके पास 180 होगी तो कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू -1, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो माइनस विल बी पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। उसके बाद फिर आप देखें कि जब 270 होगी कॉस की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, 360 पर जाकर ये फिर 1 हो जाएगी। इस तरीके से ये जो डॉट वाली वेव आपको नजर आ रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब हम आते हैं मैग्नेटिक एनर्जी की तरफ। मैग्नेटिक एनर्जी में फंक्शन देखिएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, साथ में एम्पलीट्यूड है क्यू नॉट स्क्वायर ओवर 2c, तो यानी जो भी एम्पलीट्यूड डेवलप होना है वो क्यू नॉट स्क्वायर ओवर 2c के बराबर होगा। अब हम जब ओमेगा टी की वैल्यू यानी टाइम जब 0 था, तो 0 पर आप देखें साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 पे रहेगा। जब ओमेगा टी की वैल्यू 90 होगी यानी टी आपके पास t/4 होगा, तो आप ये देखें कि उस पॉइंट पर जाकर साइन स्क्वायर की वैल्यू साइन 90 इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, जिसका मतलब है कि अब आपके पास ये बराबर हो गया है क्यू नॉट स्क्वायर ओवर 2c के। उसके बाद 180 पर ये फिर 0 हो जाएगी, फिर 270 पे ये 1 होगी, 360 पे ये फिर 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से एक होल पूरे कॉम्बिनेशन में हमें ये पता चल रहा है कि पहले इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटर था वो फुली चार्ज था, लेकिन इंडक्टर 0 था। जब इंडक्टर फुली चार्ज हुआ है तो कैपेसिटर में एनर्जी 0 हो गई है। जब अगेन कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ है तो इंडक्टर में एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी 0 हो गई है। और फिर जब आपके पास इंडक्टर की एनर्जी मैक्सिमम हुई है, कैपेसिटर की 0 हो गई है, और इस तरह ये ऑल्टरनेट चलता जा रहा है। कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो रही है, कभी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रही है। और उसके अलावा अगर हम इन बिटवीन किसी भी पॉइंट पर देखें, जैसे अगर इस पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर देखें हाफ एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रिक होगी और हाफ मैग्नेटिक होगी। तो टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ बोथ एनर्जीज। अगर हम इन दोनों एनर्जीज को ऐड कर दें तो आप देखें इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए आप लिखते हैं क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2c, और मैग्नेटिक एनर्जी के लिए लिखते हैं क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी ओवर 2c। 2c विल बी द एलसीएम, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी मिलके आपको देगा रिजल्ट 1, और आपके पास टोटल एनर्जी है क्यू नॉट स्क्वायर ओवर 2c, जो कि कांस्टेंट है। किसी भी इंस्टेंट पे ये एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अच्छा जी, अब हम ये बात कर रहे थे कि ये तो आपके पास एनर्जी है ना, एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है, लेकिन क्योंकि वी आर डीलिंग विद नेचुरल फिनोमेनास में आपके पास रेजिस्टेंस मौजूद है, चाहे वो वायर की ही रेजिस्टेंस हो या आप कोई रेजिस्टेंस खुद अप्लाई करें, और फ्रिक्शनल इफेक्ट्स भी मौजूद होते हैं। तो इसकी वजह से जो ऑसिलेशंस हैं वो हर वक्त एक जैसी नहीं रहती, बल्कि वो डैम्प्ड हो जाती हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशंस वो ऑसिलेशंस हैं जो किसी भी रेजिस्टेंस की वजह से एम्पलीट्यूड अपना लूज लूज कर देती हैं। उन ऑसिलेशंस को आप डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। यानी जब किसी भी सर्किट में बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशंस जनरेट हो रही होती हैं तो उनका एम्पलीट्यूड ड्यू टू द रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। इसको आप डैम्पिंग कहते हैं फिनोमिना को, और उन ऑसिलेशंस को आप डैम्पिंग ऑसिलेशंस कहते हैं। और वो ऑसिलेटर जिसमें ऑसिलेशंस डैम्प होती हैं उनको आप डैम्प्ड ऑसिलेटर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है इट इज डिसिपेटेड एज थर्मल एनर्जी ड्यू टू द डैम्पिंग ऑसिलेटर। आमतौर पर जो वायर्स हैं उनमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, लेकिन हम इस फिनोमिना को ज़रा अच्छे तरीके से समझने के लिए ऐसे करते हैं कि हमने एलसी के साथ एक रेजिस्टेंस को भी सीरीज में अटैच किया हुआ है। अब ये हमारे पास एक सीरीज सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस मौजूद है, कैपेसिटर मौजूद है और इंडक्टर मौजूद है। इंडक्टर की इंडक्टेंस एल है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी है और रेजिस्टेंस आर है। टोटल एनर्जी जो है दिस इज द सम ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच हैज बीन स्टोर्ड। और ये एनर्जी जो है जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो दिस विल बी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ दिस रेजिस्टेंस और थर्मल एनर्जी थ्रू दिस रेजिस्टेंस। तो जो डिक्रीज हो रही है एनर्जी वो आपके पास थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी रेजिस्टेंस के थ्रू, और उसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड है डैम्प्ड ऑसिलेशंस का हर वक्त डिक्रीज होता रहेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हम टोटल एनर्जी देख लेते हैं। ऑसिलेटर की है यू ई प्लस यू एम, मतलब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी को सम करके टोटल एनर्जी मिल जाएगी। ये जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है दिस विल बी डिसिपेटेड थ्रू द रेजिस्टर इन टर्म्स ऑफ थर्मल एनर्जी, तो हम उसको लिख सकते हैं डी यू बाई डी टी हमारे पास अब आएगा माइनस आई स्क्र आर। माइनस साइन शो कर रहा है कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है।
अब डी यू बाई डी टी हम ले लेते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी को लेके उसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा, नेगेटिव साइन को हम इस तरफ ले गए हैं, वो आ गया है एल आई डी आई बाई डी टी माइनस क्यू बाई सी डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई स्क्र आर। ये वही रिलेशनशिप है जो हमने अभी निकाला था क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। यहाँ पर ये हमारे पास बन जाता है माइनस एल आई डी, आई के लिए हम डी क्यू बाई डी टी पुट करते हैं इस आई के लिए, तो ये हमारे पास डी स्क्वेयर क्यू ओवर डी टी स्क्वेयर बन जाता है, माइनस क्यू बाई सी इंटू डी क्यू बाई डी टी आई है, और ये है आपके पास आई स्क्वेयर आर। आई कैंसल आउट हो जाता है एक, तो हमारे पास रह जाता है माइनस एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वेयर माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई आर। इस इक्वेशन को जब हम एक सिंगल फॉर्म में ले आते हैं तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है फॉर डैम्ड ऑसिलेटर इन आर एल सी सीरीज सर्किट, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर डैम्ड ऑसिलेटर। यहाँ पर ये जो आई है, जब हम इस साइड पर इक्वेशन को ले आते हैं तो दिस बिकम्स आर डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी की फॉर्म में ये चला जाता है। तो अब ये इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी q इज इक्वल टू क्यू नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी ओवर 2l कॉस ओमेगा प्राइम t प्लस पाई, जहां पर ओमेगा प्राइम बराबर है ओमेगा स्क्वायर माइनस r बाय 2l होल स्क्वायर, 2l का स्क्वायर, और यहाँ पर ओमेगा की जो वैल्यू है 1 ओवर अंडर रूट एल सी के बराबर है, यानी ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर बराबर है 1 ओवर एल सी के। ये जब 1 ओवर एल सी होगा तो दैट विल बी इक्वल टू अनडैम्प्ड ऑसिलेटर, लेकिन इस इक्वेशन में हमें जो ऑसिलेशंस मिल रही हैं वो डैम्प्ड मिल रही हैं। क्यू नॉट आपके पास मैक्सिमम चार्ज है जिसकी वजह से ऑसिलेशंस जनरेट हो रही हैं, और ये जो फैक्टर एक्सपोनेंशियल वाला है ये डिस्क्राइब कर रहा है कि आपके पास ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस एंड दिस इंडक्टर आपके पास ऑसिलेशंस जो हैं दे विल डिक्रीज। क्यू नॉट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एक्सपोनेंशियल में नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होना है, और उसकी वजह से क्या होगा, ऑसिलेशंस आहिस्ता आहिस्ता डैम्ड होंगी और फाइनली फिर वो खत्म हो जाएंगी। ये नेगेटिव साइन एक्सपोनेंशियल के साथ डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर भी आप एक्सपोनेंशियल देखते हैं और उसके साथ नेगेटिव साइन होता है उसका मतलब होता है डिके, और डिके कौन सा, एक्सपोनेंशियल डिके, और एक्सपोनेंशियल डिके का मतलब क्या है, स्लो डिके, एकदम नहीं हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता डिके हो रही है चीज। तो फाइनली अब अगर हम इसमें देखें इसका ऑसिलेशन तो वो कुछ इस किस्म की होगी कि आपके पास क्योंकि कॉज का फंक्शन है तो ये मैक्सिमम से स्टार्ट होगी, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है तो ये माइनस आर टी ओवर 2l का फैक्टर इसके एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करता जा रहा है। ये एम्पलीट्यूड कुछ डिक्रीज हुआ, फिर और डिक्रीज हुआ, फिर और डिक्रीज हुआ, और इस तरीके से ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता होता आपको डैम्ड ऑसिलेशन दे गया। आखिरकार एक टाइम आएगा जिस पर ये ऑसिलेशंस बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो अब अगर हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखें वो किस किस्म की होगी, वो क्यू स्क्वायर ओवर 2c के बराबर है, तो हम q की वैल्यू को पुट कर देते हैं क्यू नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी और कॉस ओमेगा प्राइम टी प्लस पाई वाली फॉर्म में, तो ये हमारे पास आ जाती है क्यू नॉट स्क्वायर ओवर 2c साथ में ये फैक्टर। इसी तरीके से ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है इन टर्म्स ऑफ कोसाइन फंक्शन में, और ये आपको बता रहा है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू माइनस आर टी ओवर एल एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ डिके होता जा रहा है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेशंस की है दैट इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एल सी। ये वो ऑसिलेशन है जो बिल्कुल नेचुरल किसी भी किस्म की डैम्पिंग के विदाउट है। तो अब अगर आप किसी भी सर्किट में फोर्स्ड ऑसिलेशन जनरेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसको फोर्स्ड ऑसिलेशन को जनरेट करने का तरीका क्या होता है कि हम अपने सर्किट में डैम्पिंग से बचने के लिए एक एक्सटर्नल जनरेटर अटैच कर देते हैं। वो एक्सटर्नल जनरेटर क्या करता है कि टाइम के साथ साथ एक ईएमएफ जनरेट करता है, वेरिंग ईएमएफ को जनरेट करता है। इसको हम फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। मतलब टाइम वेरिंग जब हम ईएमएफ सोर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो जो करंट प्रोड्यूस होता है वो भी टाइम वेरिंग होता है, और अब जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्सटर्नल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बजाय, और इसकी वजह से अब ऑसिलेशंस जो हैं वो जनरेट होंगी और उसके अंदर ऑसिलेशंस मूव करती रहेंगी। ये ऑसिलेशंस आपके पास आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई के बराबर है। जो करंट एम्पलीट्यूड इसमें है वो आई नॉट है, और ओमेगा डी जो है वो इसमें
रेजोनेंस कंडीशन फ्रीक्वेंसी है जो कि 1/√LC के बराबर है, यानी सिर्फ वो वाली ऑसिलेशंस इस सर्किट में मूव कर सकती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 1/√LC के बराबर है। अब अगर आप RLC सर्किट में देखें तो ये जो रेजोनेंस कर्व हमें मिलेंगे, ये हमें बता रहा है एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है जिसमें फ्रीक्वेंसी आपके पास एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर करंट का एम्पलीट्यूड है। आप ये देखें कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी की विड्थ है वो डिपेंड कर रही है LC पर, लेकिन ये जो शार्पनेस है ये डिपेंड करती है रेजिस्टेंस की वैल्यू पर। जितनी कम रेजिस्टेंस आप सर्किट में इस्तेमाल करेंगे उतनी ही आपके पास ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ज़्यादा होगी ओमेगा प्राइम की, और उसकी वजह से उतना ही आपके पास एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आर की वैल्यू कम होने से ये डिके भी कम होगा। जितनी आर की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही आपके पास इसका एम्पलीट्यूड कम होगा, और एम्पलीट्यूड के कम होने का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो विड्थ है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वो इंक्रीज कर जाएगी। तो फाइनली ये जो रेजोनेंस कर्व है ये आपको ये बताता है कि जब आप अपना रेडियो सेट जो है वो ट्यून कर रहे होते हैं और कोई एफएम चैनल सुनना चाह रहे हैं जैसे 103 या 99 या 101, तो उसके लिए उस ट्यूनिंग की सूरत में आप इस ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं। आप बेसिकली चेंज कर रहे होते हैं एल और सी को। जब हम इसको चेंज करते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी सेट होती है जो हवा में फिरने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ जब मैच कर जाती है तो वहां पर रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस के नतीजे में हमारे पास इस तरह से ये ऑसिलेशंस को रिसीव कर लेती हैं, तो वो करंट जो है वो फिर सर्किट में फ्लो करना शुरू हो जाता है और फाइनली फिर वो कन्वर्ट होता है साउंड में और हम उसको सुन सकते हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी जो हम रेजोनेंस पर अचीव करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की और हमारे इंस्ट्रूमेंट के दरमियान में जब रेजोनेंस होती है तो वो कहलाती है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। और इस रेजोनेंट कंडीशन पे ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी हमारे इंस्ट्रूमेंट के सर्किट की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। जब ये इक्वल होती है तो फिर वो करंट फ्लो शुरू हो जाता है और करंट के फ्लो करने से फिर हमें उस वो जो साउंड्स हैं वो फिर कन्वर्ट होके साउंड में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम सुनने लग जाते हैं उसको। तो इन दिस वे ये एलसी सर्किट्स इंपॉर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ अगर आप कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन जनरेट करना चाहते हैं उसके लिए भी, और अगर आप कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी। बाकी इसके बारे में हम इंशाल्लाह ताला अल्टरनेटिंग करंट वाला नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे और उसमें फिर इसको मजीद जो है वो अंडरस्टैंड